हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके पहले हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, एंटोमोलॉजी से रिलेटेड बेसिक एंटोमोलॉजी एंड इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको IPM भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक दो क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IPM को समझने से पहले हम ETL और EIL को समझते हैं। Economic threshold level, that is ETL. It is the pest density at which control measures should be applied to prevent an increasing pest population from reaching economic injury level. तो ETL एक ऐसी लेवल होती है जहाँ पे कंट्रोल मेजर्स लेना स्टार्ट करना होता है ताकि पेस्ट का पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुँचे। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे इकोनॉमिक डैमेज कॉज करता है। इट इज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। ठीक है, तो ETL और EIL को इजीली समझने के लिए ग्राफ से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो नीचे का जो एरिया है ये जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो ना ही कुछ डैमेज करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में वो कुछ हार्म नहीं करते या कुछ भी नहीं होता है उनसे। लेकिन अगर इस इंसेक्ट्स को, यहाँ के जो प्रेजेंट इंसेक्ट्स है नॉर्मल कंडीशन में, GP में, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अगर उन इंसेक्ट्स को फेवरेबल कंडीशंस मिल गए, जैसे टेम्परेचर मानो या मॉइस्चर जो भी है, अगर वो मिल गए तो उनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। अगर वो बढ़ के ETL तक पहुँच गया, दैट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक अगर पहुँच गया, तो वहाँ पे हमको कंट्रोल मेजर्स लेना स्टार्ट कर देना है, या फिर जो पेस्टिसाइड का स्प्रे है वो करना है, ताकि जो है पेस्ट का पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुँचे। अगर मान लीजिए कोई फार्मर ETL लेवल पे अगर पेस्ट को कंट्रोल नहीं करता है तो वो जो पेस्ट का पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुँच जाएगा। इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुँचने के बाद इकोनॉमिक डैमेज होगा। ठीक है, तो ETL जो है वो वेरियस इंसेक्ट्स के लिए वेरियस अलग अलग पैरामीटर होता है ETL डिसाइड करने के लिए। जैसे राइस में ब्राउन प्लांट हॉपर का ETL 5 to 10 हॉपर्स पर हील होता है। एक हील पर अगर 5 से 10 BPH दिख गए तो समझ जाना है कि अभी कंट्रोल मेजर्स लेना है। जैसे बोलवर्म्स में कॉटन के 5 to 10% अगर इन्फेस्टेशन दिख गया तो वहाँ पे भी कंट्रोल मेजर्स लेना स्टार्ट करना होता है। तो ये होता है ETL और EIL। अभी इसके बाद जो है हम देखेंगे व्हाट इज़ IPM। Integrated pest management is a system in the context of associated environment and population dynamics of the pest species, utilizes all suitable techniques and methods in as compatible manner as possible and maintains pest population at levels below those causing economic injury. Okay, तो IPM का क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, वेरियस मेथड्स को इंटीग्रेट करके, वेरियस मेथड्स को अप्लाई करके हमको पेस्ट को कंट्रोल में लाना होता है। ठीक है, तो ऐसा मेंटेन करना होता है पेस्ट के पॉपुलेशन को ताकि वो इकोनॉमिक इंजरी के नीचे रहे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे रहे, इकोनॉमिक इंजरी कॉज ना करे। इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे अगर पहुंच गया पेस्ट का पॉपुलेशन तो क्या होगा, इकोनॉमिक डैमेज होगा ना, इसीलिए। ठीक है, ये था IPM। तो IPM प्रोग्राम में 5 स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप होती है आइडेंटिफाई द पेस्ट एंड अंडरस्टैंड इट्स बायोलॉजी। सेकंड स्टेप होती है मॉनिटर पेस्ट पॉपुलेशन। थर्ड स्टेप होती है डेवलप अ साउंड पेस्ट मैनेजमेंट गोल। फोर्थ स्टेप होती है इम्प्लीमेंट एन IPM प्रोग्राम। और लास्ट स्टेप होती है रिकॉर्ड एंड इवेल्युएट रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो है वाई पेस्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, पेस्ट का मैनेजमेंट क्यों करना है। अगर कोई फील्ड में कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है, वहाँ पे पेस्टिसाइड स्प्रे कर देंगे तो कंट्रोल तो हो जाएगा ना, तो फिर पेस्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत है। सबसे पहला जो रीज़न है रेजिस्टेंस डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड्स। तो पर्टिकुलर एक इंसेक्ट कोई भी हो गया, उसके ऊपर आप एक ही इंसेक्टिसाइड बार बार स्प्रे कर रहे हैं तो क्या होता है, वो इंसेक्ट्स खुद के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रतिकारक क्षमता डेवलप कर लेता है उसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, कि हाँ अब तो कितना भी स्प्रे करो, वही इंसेक्ट से कितना भी स्प्रे करो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस डेवलप किया था किसी इंसेक्ट ने वो था
सैंजोस स्केल ऑफ एप्पल, वो इंसेक्ट ने, सैंजोस स्केल ऑफ एप्पल जो इंसेक्ट है उसने लाइम सल्फर या इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट 1914 में रेजिस्टेंस डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक में होता ये है कि आप एक पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, एक जो मेजर पेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक मेजर पेस्ट है आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो होता ये है कि जो माइनर पेस्ट होता है वो मेजर पेस्ट बन जाता है, तो वो होता है सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। उसके बाद जो होता है रिसर्जेंस ऑफ टारगेट पेस्ट। तो रिसर्जेंस ऑफ टारगेट पेस्ट का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड से उसको कंट्रोल कर रहे हो। एक सीज़न में आपने कंट्रोल किया, फिर अगले सीज़न में फिर से वो इंसेक्ट आया लेकिन पहले से ज़्यादा नंबर्स में आया। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि आप पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहे हो तो क्या होता है कि नेचुरल एनिमीज जो होती है वो इंसेक्ट की, जैसे प्रीडेटर या फिर पैरासिटाइड जो होते हैं, वो इंसेक्टिसाइड के इफ़ेक्ट से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसके वजह से जो टारगेट पेस्ट जो होता है, उसके वजह से टारगेट पेस्ट जो होता है वो फिर से ज़्यादा नंबर्स में आता है, तो इसको ही कहते हैं रिसर्जेंस ऑफ टारगेट पेस्ट। उसके बाद जो होता है कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो रिडक्शन इन क्वालिटी प्रोड्यूस। तो जैसे पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, सॉइल इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है, पोल्यूशन कॉज करता है, और क्वालिटी प्रोड्यूस भी रिड्यूस होती है, जैसे रेसिड्यूस रह जाते हैं ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे इन टर्न डिक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर सिर्फ पेस्टिसाइड का ही यूज़ करके कंट्रोल कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। हार्मफुल और डिलीटरियस इफेक्ट ऑन नेचुरल एनिमीज एंड ऑल्सो नॉन टारगेट एनिमल्स। तो जैसे पेस्टिसाइड का स्प्रे करने की वजह से होता ये है कि जो नेचुरल एनिमीज़ हैं वो किल हो जाती है। ठीक है, नॉन टारगेट एनिमल्स जो होते हैं, बेनिफिशियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स, ह्यूमंस में भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एलर्जीज हो गया, या फिर इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग होती है फार्मर्स में, या फिर जैसे डिसीजेस, जैसे लॉन्ग टर्म डिसीज जैसे अस्थमा, या फिर आप कह सकते हैं कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी भी हो सकती है। तो ये सारे रीजंस है कि हमको पेस्ट मैनेजमेंट क्यों करना है। ठीक है, उसके बाद मेथड्स और टूल्स ऑफ आईपीएम। तो आईपीएम में 7 मेथड्स है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कल्चरल मेथड। Cultural method, it includes crop production practices that make crop environment less susceptible to pest. Cultural methods are based on pest biology and development. तो cultural method जो जनरली होता है वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जिसको एक क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कहते हैं, उसका यूज़ करके पेस्ट का पॉपुलेशन रिड्यूस करना। ठीक है, तो वो होता है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में सबसे पहला जो है डीप प्लोइंग deep during summer to expose pupa in the fields to sun and natural enemies and thereby reduce the population। तो होता यह है कि समर में अगर डीप प्लोइंग करेंगे तो प्यूपा जो होते हैं, जिनका जो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका प्यूपेशन सॉइल में होता है, तो डीप प्लोइंग करने की वजह से सॉइल, जो नीचे की सॉइल ऊपर आ जाएगी, तो जो सॉइल में जिनका प्यूपेशन होता है उसके वजह से वो प्यूपा एक्सपोज हो जाएंगे सन को। ठीक है, सन को एक्सपोज हो जाएंगे तो उससे वो किल हो सकते हैं, या फिर जो नेचुरल एनिमीज होती है स्पेशली बर्ड्स जो होते हैं, तो वो इन प्यूपा या फिर लार्वीज या फिर इमेच्योर स्टेजेस जो भी होती है फील्ड में, उस पर वो रिड्यूस कर देते हैं पॉपुलेशन को इंसेक्ट के। आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब फील्ड में जनरली प्लोइंग होती है तो आपको वहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो बर्ड्स वहाँ पे क्यों आते हैं? यही वो इंसेक्ट्स के या फिर जो पेस्ट होते हैं उनके जो इमेच्योर स्टेजेस है उनको खाने के लिए वहाँ पे वो बर्ड्स आते हैं। ठीक है, सेकेंड है क्लीन कल्टिवेशन, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, डेब्रिज एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड एंड ग्रोइंग ओनली हेल्दी प्लांट्स। तो क्लीन कल्टिवेशन का मतलब होता है कि अदर देन जो हमारा जो प्लांट है, जो क्रॉप है, उसके अलावा हमको कोई भी दूसरा अनवांटेड प्लांट, डेब्रिज कुछ भी नहीं रखना है फील्ड में, क्योंकि जैसे अनवांटेड प्लांट्स जो वीड्स होते हैं उस पर कुछ इंसेक्ट्स उसके होस्ट प्लांट होते हैं, या फिर ओविपोजिशन, प्यूपेशन जो होता है वो होस्ट वीड्स पे होता है, तो उसको रिमूव करने से भी हमको कुछ पेस्ट का पॉपुलेशन कम हो सकता है। सिर्फ हेल्दी क्रॉप को ग्रो करना होता है। क्रॉप रोटेशन में होता है कि ग्रोइंग ऑफ सीरियल्स आफ्टर पल्सेस। तो एक फैमिली के क्रॉप ग्रो करने के बाद आपको दूसरे फैमिली के क्रॉप ग्रो करना है, ताकि
एक सीज़न से दूसरे सीज़न में सेम पेस्ट का अटैक ना हो सके। उसके बाद जो है अर्ली सोइंग और वेरिएशन इन टाइम ऑफ सोइंग। अर्ली सोइंग ऑफ सोरगम एस्केप्स द अटैक ऑफ सोरगम शूट फ्लाई। तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वाई अर्ली सोइंग ऑफ सोरगम इज डन। तो अर्ली सोरगम का सोइंग क्यों किया जाता है, सोरगम का सोइंग अर्ली क्यों किया जाता है, पहले क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे सोरगम शूट फ्लाई का अटैक एस्केप हो सके, इसीलिए सोइंग ऑफ सोरगम अर्ली किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है वाटर मैनेजमेंट। अगर फील्ड में मान लीजिए वाइट ग्रब, टर्माइट्स या फिर कटवर्म्स का अटैक है तो फील्ड को फ्लड किया जाता है ताकि वाइट ग्रब, टर्माइट्स और कटवर्म का अटैक कम हो सके। उसके बाद जो है क्रॉप रेसिड्यू डिस्ट्रक्शन। रेसिड्यू ऑफ क्रॉप्स शुड बी डिस्ट्रॉयड और बर्न सो दैट हाइबरनेटिक स्टेजेस ऑफ पेस्ट शुड बी डिस्ट्रॉयड। सो जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कॉटन का अगर फील्ड है, वहाँ से हमको कॉटन का हार्वेस्टिंग होने के बाद जो स्टबल्स होते हैं उसको रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, क्योंकि हो सकता है वो स्टेम्स में कुछ इंसेक्ट्स के हाइबरनेटिंग स्टेजेस रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ट्रैप क्रॉप्स। तो मेन क्रॉप के साथ आपको ट्रैप क्रॉप भी लगाना होता है फील्ड में, ताकि जो मेन क्रॉप पे आने वाले पेस्ट है वो ट्रैप क्रॉप खुद के तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो कैबेज में डीबीएम के अगेंस्ट यूज़ होता है एज अ ट्रैप क्रॉप, मस्टर्ड एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ होता है, सोयाबीन के स्पोडोप्टेरा लिटोरा के लिए कैस्टर ट्रैप क्रॉप एज यूज़ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है टोमेटो या फिर कॉटन। टोमेटो में जो है टोमेटो फ्रूट बोरर, कॉटन में अमेरिकन बोलवर्म, दोनों का साइंटिफिक नेम हेलिकोवर पार्मिजेरा है। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि टोमेटो या फिर कॉटन में हेलिकोवर पार्मिजेरा के अगेंस्ट ट्रैप क्रॉप कौन सा यूज़ होता है। तो मैरीगोल्ड एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में वो दे देते हैं टेगेट्स स्पीसीज ऐसा दे देते हैं। तो बहुत से लोगों को मैरीगोल्ड का अगर साइंटिफिक नेम नहीं पता है तो वो होता है टेगेट्स स्पीसीज, क्योंकि कुछ कभी कभी एग्जामिनर कन्फ्यूजन करने के लिए भी ये दे सकता है। तो ध्यान में रखिए मैरीगोल्ड नहीं हुआ वहाँ पे तो टैगेट स्पीसीज हो सकता है ऑप्शन में, तो ये ध्यान में रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है चिली के लिए ट्रैप क्रॉप, चिली थ्रिप्स के लिए ओनियन एज अ ट्रैप क्रॉप है, कॉटन ग्रेवी के लिए तूर एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ करना। तो वेरियस जो इंस्टीट्यूट्स होती है जैसे आई जो पूसा न्यू दिल्ली में है, आई या फिर IVRI जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स है हमारी, वो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप करती है। ठीक है। जैसे राइस में CORH1 ये जो है कोऑर्डिनेटेड राइस हाइब्रिड 1, ये जो है ये रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई है। वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर या एंड गोलमीज दोनों पेस्ट के लिए ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है। जैसे सोरगम के लिए M35-1 शूट फ्लाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई है। ओकरा के शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए पूसा सावनी ये वैरायटी डेवलप की गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में एक दो बार ये भी पूछा गया है कि ओकरा के शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंट है। चिली में पूसा ज्वाला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है चिली थ्रिप्स के अगेंस्ट। मेज़ के गंगा 5 एंड डेक्कन 101 ये रेजिस्टेंट वैरायटी है स्टेम बोरर के लिए। ठीक है। तो ऐसे हर एक क्रॉप में हर एक वेराइटीज़ के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होती है इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है फिजिकल मेथड में जो है फिजिकल फोर्स का यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो है मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर अगर वर्ड आए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाई टेम्परेचर ही होगा, लो भी होता है, हाई एंड लो दोनों होता है टेम्परेचर में। तो सबसे पहले जो है सन ड्राइंग ऑफ सीड्स टू किल इमेच्योर स्टेजेस ऑफ स्टोरेज पेस्ट। तो सन ड्राइंग की जाती है स्टोरेज ग्रेन्स की, ताकि जो इमेच्योर स्टेजेस है स्टोरेज पेस्ट की वो डिस्ट्रॉय की जा सके या फिर किल की जा सके। ठीक है। उसके बाद है फ्लेम थ्रोवर्स अगेंस्ट लोकस्ट। ये याद में रखना है, आपको ध्यान में रखना है, फ्लेम थ्रोवर्स अगेंस्ट लोकस्ट। आप सभी को पता होगा लास्ट ईयर 2020 में लोकस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था इंडिया एंड नियर बाय कंट्रीज़, जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ था, राजस्थान गुजरात में भी हुआ था। तो फ्लेम थ्रोवर्स ये डिवाइसेस होती है, ये डिवाइस होती है यूज़ की जाती है लोकस्ट के अगेंस्ट। ठीक है। उसके बाद है कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट 1 to 2 डिग्री सेल्सियस टू किल फ्रूट फ्लाइज।
तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है स्टोरेज कोल्ड स्टोरेजेस में 1 to 2 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है फ्रूट फ्लाइज को किल करने के लिए। सेकेंड है मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर। तो अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ राइस फील्ड्स टू रिड्यूस BPH पॉपुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ राइस फील्ड्स फॉर विच पेस्ट, किस पेस्ट के लिए अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग की जाती है। ठीक है, तो BPH के लिए की जाती है। उसके बाद ड्राइंग ऑफ सीड्स बिलो क्रिटिकल मॉइस्चर लेवल लेस देन 10% अफेक्ट्स इंसेक्ट सर्वाइवल इन स्टोर्ड ग्रेन्स। तो 10% से अगर कम मॉइस्चर है ग्रेन्स में तो इंसेक्ट जो स्टोर ग्रेन के इंसेक्ट्स होते हैं वो उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। फिर जो है मैनिपुलेशन ऑफ लाइट। तो ट्रीटिंग द ग्रेन्स फॉर स्टोरेज अंडर इंफ्रारेड लाइट टू किल इंसेक्ट स्टेजेस। इंसेक्ट के स्टेजेस को किल करने के लिए इंफ्रारेड लाइट का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब वो बड़े बड़े जहाँ पे घर में तो हम नहीं कर सकते ना इंफ्रारेड लाइट का ट्रीटमेंट, बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ पे किया जाता है इंफ्रारेड लाइट का ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडिंग लाइट इन स्टोरेज गोडाउन्स एज द लाइटिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ इंडियन मिल मॉथ। तो स्टोरेजेस में जो होता है गोडाउन्स में बड़े बड़े, इंडियन मिल मॉथ ये एक स्टोरेज का पेस्ट है। तो इसको कंट्रोल इसका जो फर्टिलिटी रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे लाइट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, थर्ड है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो है मैकेनिकल मेथड को समझते हैं सबसे पहले। तो मैकेनिकल मेथड में मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ होता है या फिर मैनुअल फोर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे हैंड पिकिंग ऑफ कैटरपिलर्स, जो कैटरपिलर साइज़ में बड़ी होती है, 4th या 5th इंस्टार्स की होती है, जो इजीली विजिबल होती है, ठीक है, क्रॉप्स पे, तो उसको हैंड पिक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद जो है सीविंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स फॉर रेड फ्लोर बीटल एंड राइस वीविल स्पीसीज। तो जैसे स्टोर ग्रेन पेस्ट में जैसे रेड फ्लोर बीटल जो है उसको सीविंग किया जाता है, मतलब छन्नी से छान लेते हैं तो निकल जाते हैं रेड फ्लोर बीटल। उसके बाद विनोइंग की जाती है राइस वीविल के लिए। शेकिंग ऑफ प्लांट्स तो शेकिंग ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, पासिंग ऑफ रोप अक्रॉस फील्ड टू डिसलॉज केसवर्म। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि राइस के फील्ड में पासिंग ऑफ रोप किस पेस्ट के लिए किया जाता है, तो केसवर्म के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हुकिंग, आयरन हुक इज़ यूज्ड फॉर राइनोसिरस बीटल। राइनोसिरस बीटल को स्टेम से निकालने के लिए, क्राउन से निकालने के लिए कोकोनट में आयरन हुक का यूज़ किया जाता है। wrapping the fruits with butter paper bags against अनर बटरफ्लाई। तो अनर बटरफ्लाई एंड फ्रूट सकिंग मॉथ, ये जो दोनों बटरफ्लाइज होती है, इनसे फ्रूट्स को बचाने के लिए फ्रूट्स को बटर पेपर बैग्स या फिर पॉलीथीन बैग से कवर किया जाता है। उसके बाद ग्रीस बैंडिंग फॉर मैंगो मिलीबग्स। तो मैंगो के ट्रीज़ को जो स्टेम्स होती है उसको ग्रीस, जो वेरियस मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है, तो वो ग्रीस से पेंटिंग की जाती है, स्टेम को ग्रीस की बैंडिंग दी जाती है ताकि मैंगो की मिली बग्स जो है वो ऊपर तक चढ़ ना पाए। उसके बाद टीन बैरियर्स फॉर कोकोनट ट्रीज टू प्रिवेंट रैट डैमेज। तो जैसे ये देखिए, ये कोकोनट का स्टेम है, तो ये जो नीचे में जो है ये जो स्टेम है इसको राउंड राउंड जो है टीन की शीट्स जो होती है वो ऐसे गोल गोल लगाई जाती है उसके अराउंड, ताकि रैट जो है वो स्टेम को खा ना सके, डैमेज ना कर सके। ठीक है, तो इसमें से आपको याद रखना है जैसे शेकिंग ऑफ प्लांट्स, हुकिंग, रैपिंग द फ्रूट्स, ग्रीस बैंडिंग एंड टीन बैरियर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यूज़ ऑफ साउंड मेकिंग डिवाइसेस फॉर स्केयरिंग बर्ड्स दैट अटैक फ्रूट्स एंड ग्रेन्स क्रॉप्स बाय क्रिएटिंग नॉइस। तो फील्ड्स में क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसे डिवाइस बनाते हैं या फिर मार्केट में भी ऐसे डिवाइसेस मिलते हैं कि जिनसे बर्ड्स को भगाने के लिए वो अलग ही नॉइज़ करते हैं। ठीक है, वो डिवाइसेस जो होते हैं उनसे आवाज़ आती है तो बर्ड्स को लगता है कि यहाँ पे कोई है जो मतलब फील्ड में कोई तो है, तो बर्ड्स रिपेल हो जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं, डैमेज कम होता है। यूज़ ऑफ येलो स्टिकी ट्रैप्स एंड ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। तो येलो स्टिकी ट्रैप्स और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स ये जो है ये सकिंग पेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो येलो स्टिकी ट्रैप कैसा होता है सबको पता ही होगा। येलो कलर का शीट होता है,
ठीक है, उसके ऊपर ग्रीस या फिर केरोसिन ऑयल ऐसे लगा दिया जाता है और फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो होता यह है कि जो सकिंग पेस्ट जो होते हैं, एफिड, वाइट फ्लाइज या फिर जैसिड्स जो हो गया, वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो येलो कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं येलो स्टिकी ट्रैप्स के ऊपर। तो येलो स्टिकी ट्रैप्स और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स सेम ही होता है, लेकिन जो थ्रिप्स होता है उनके लिए पर्टिकुलर ये ब्लू स्टिक। उसके बाद जो है फिरोमन ट्रैप्स, तो फिरोमन ट्रैप्स भी यूज़ होती है मॉनिटरिंग के लिए पेस्ट के फील्ड में। ठीक है, अभी हम देखेंगे वेरियस ट्रैप्स विच आर यूज्ड फॉर वेरियस इंसेक्ट्स। तो फूड ल्यूर ट्रैप जो है वो फ्लाइज के लिए यूज़ होता है, सेक्स ल्यूर ट्रैप्स वो मॉथ्स के लिए यूज़ होता है, वाटर ट्रैप्स जो है ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए यूज़ होता है, लाइट ट्रैप्स जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट्स यानी जो नाइट में आते हैं, नॉक्टर्नल पेस्ट जो कहते हैं हम जिसे, उनके लिए लाइट ट्रैप्स यूज होता है। येलो स्टिकी ट्रैप मैंने अभी बताया, वाइट फ्लाइज, एफिड, जैसिड के लिए यूज़ होता है। प्रोब ट्रैप जो है वो फॉर स्टोर्ड प्रोडक्ट इंसेक्ट के लिए होता है। मिथाइल यूजेनल ट्रैप जो होता है ये फ्रूट फ्लाइज के लिए होता है। तो ये मिथाइल यूजेनल ट्रैप जो है ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्लू स्टिकी ट्रैप जो है ये थ्रिप्स के लिए यूज़ होता है, और मैकफिल ट्रैप्स जो है वो डिप्टेरन फ्लाइज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी जो है बायोलॉजिकल मेथड, फोर्थ मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। दीज इंक्लूड इम्पोर्टेशन, ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट सच एज इंसेक्ट, प्रीडेटर्स, पैरासिटोइड एंड पैथोजेंस। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स का यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेशन। तो importation is also called classical method of biological control where bio control agents are imported to control pest of exotic origin। तो होता यह है कि कुछ कुछ पेस्ट जो है वो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई नए जगह पे एक नया पेस्ट आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको जो एरिया से वो पेस्ट आया है वहाँ का जो नेचुरल एनिमी है उसको वहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है इम्पोर्टेशन। उसके बाद होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, दिस इज अ मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट द बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट जो हमने इम्पोर्ट किया उसको कंट्रोल करना होता है। उसके बाद ऑगमेंटेशन एम्स एट मास प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज और माइक्रोबियल एजेंट्स एंड फील्ड रिलीज। तो जो इम्पोर्ट किया, जिसको कंजर्व किया, उसका मास मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वो नेचुरल एनिम का मास मल्टीप्लिकेशन करना होता है और फील्ड रिलीज करना होता है। तो ये जो 3 स्टेप्स है ये आती है बायोलॉजिकल मेथड में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में। ठीक है, इसके अलावा यूज़ ऑफ बॉटनिकल्स, तो वेरियस बॉटनिकल जैसे अजाडिरेक्टिन हो गया, रोटेनॉन हो गया, निकोटीन, पायरेथ्रम, ये जो है ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स है। अजाडिरेक्टिन जो है नीम प्लांट से ऑब्टेन होता है। रोटेनॉन जो है लोंकोकार्पस स्पीसीज एंड डेरिस इलिप्टिका से होता है। निकोटीन जो है टोबैको से ऑब्टेन होता है। पायरेथ्रम जो है क्रिसेंथेमम से ऑब्टेन होता है। तो इसमें जो पायरेथ्रम है ये कौन से क्रॉप से मिलता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए क्रिसेंथेमम से पायरेथ्रम मिलता है। उसके बाद यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, तो बायोपेस्टिसाइड जैसे HNPV, SLNPV हो गया, हेलिकोवर, पार्मिजरा, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस और स्पोडोप्टेरा लिटुरा न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये जो है ये एज अ बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद 5th मेथड है लेजिस्लेटिव मेथड। तो लेजिस्लेटिव मेथड में क्या होता है, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ पेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज और समटाइम्स विद इन द कंट्री वाइल इम्पोर्टिंग फूड प्रोडक्ट्स और प्रोपेगेटिंग मटेरियल थ्रू लीगल मेजर्स लाइक इम्प्लीमेंटिंग वेरियस एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। तो लीगल मेथड में ये होता है कि एक एरिया में दूसरे एरिया से आने वाला जो प्रोडक्ट होता है उस, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया है वहाँ पे एक पेस्ट है, ठीक है, और हम जहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो पेस्ट नहीं है, तो इसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वेरियस एक्ट्स होते हैं, ताकि वहाँ का जो पेस्ट है वो एक्सीडेंटली हमारे इसमें आ ना जाए। ठीक है, तो द एक्ट्स इम्प्लीमेंटेड सो फार टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ पेस्ट आर, तो इसमें जो है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है 1914 में दिया गया था। क्वारंटाइन स्टेशंस आर प्लेस्ड एट एयरपोर्ट, सीपोर्ट एंड लैंड पोर्ट्स टू रेगुलेट एंड इंस्पेक्ट द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है,
तो जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते सभी को क्वारंटाइन वर्ड ये तो पता चल ही गया है कि क्वारंटाइन क्या होता है। तो क्वारंटाइन आपको पता होगा कि जैसे लोग फॉरेन से आ रहे थे इंडिया में, तो उनका टेस्ट कर रहे थे एयरपोर्ट्स पे। तो एयरपोर्ट्स पे क्यों टेस्ट कर रहे थे? ताकि अगर उनमें कोई वायरस का स्ट्रेन वगैरह हो या उनको कुछ इन्फेक्शन हो तो वो इंडिया में आके लोग दूसरे लोगों तक ना पहुंचा सके, इसीलिए वो क्वारंटाइन स्टेशन जैसे एयरपोर्ट पे जो है वहीं पे उनका टेस्ट कर रहे थे, ताकि इन्फेक्शन जो है वो आगे ना बढ़ सके। फिर उनको 14 डेज रख के उनको भेजते थे। लेकिन यहाँ पे जो ऐसा होता है इंसेक्ट या फिर जो हम जो क्वारंटाइन पढ़ते हैं इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई पेस्ट का स्टेजेस या फिर कुछ मिल गया तो वो पूरा का प्रोडक्ट वापस भेजा जाता है। पूरे जो कंटेनर्स होते हैं वो वापस भेजे जाते हैं, क्योंकि अगर वो इनको आने दिया तो हमारा एरिया भी वो पेस्ट से इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें जो पॉइंट याद रखने हैं वो है डीपा एक्ट जो है 1914 में इनेक्ट किया गया था। वैसे ही डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQS जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो फरीदाबाद में है। ठीक है, तो ये कुछ पेस्ट्स है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहला जो है सैंजोस स्केल एप्पल का क्वाड्रासीपीडियोटस पेरिनिशियस एप्पल का पेस्ट है, चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था। कॉटनिकुशन स्केल आइसेरिया परचेसिस जो है सिट्रस का पेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुआ था। एप्पल वुली एफिड एप्पल का पेस्ट है, इरियोसोमा लैनिजेरम यूरोप से इंट्रोड्यूस हुआ था। गावा का जो स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई है वो श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ था। पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो है इटली से इंपोर्ट हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक क्वारंटाइन के पेस्ट है जो इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में अदर कंट्रीज से। ठीक है, इसके बाद जो है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि केमिकल कंट्रोल में केमिकल का यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अट्रैक्टेंट। अट्रैक्टेंट्स का मतलब क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस विच कॉज ओरिएंटेशन ऑफ इंसेक्ट्स टूवर्ड द अट्रैक्टेंट। ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो इंसेक्ट को खुद के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है मिथाइल यूजेनॉल। तो मिथाइल यूजेनॉल एक केमिकल होता है, अट्रैक्टेंट होता है कि वो फ्रूट फ्लाई को खुद के तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है रिपेलेंट। सब्सटेंस विच मे नॉट बी माइल्ड और एक्टिव पॉइजन प्रिवेंट प्लांट्स और एनिमल्स बाय मेकिंग फूड्स और लिविंग कंडीशंस ऑफ इंसेक्ट्स अनअट्रैक्टिव ऑफ देम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो खुद की ऐसी कंडीशन कर देते हैं, ठीक है, उनके अंदर ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है कि वो रिपेल कर देते हैं, वो किसी पेस्ट को पास में नहीं आने देते। जैसे हमारे आपने देखा होगा जो मॉस्किटो कॉइल्स होती है, ठीक है, तो उसमें जो होता है वो सिट्रोनेलो ऑयल होता है। सिट्रोनेलो ऑयल होता है जिसकी वजह से मॉस्किटोज जो है रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। तो इंसेक्टिसाइड्स को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, तो इसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे। कीमोस्टेरिलेंट्स केमिकल्स दैट आर नोन टू कॉज रिप्रोडक्टिव स्टेरिलिटी इन इंसेक्ट्स। तो कीमोस्टेरिलेंट्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मेल्स में रिप्रोडक्टिव स्टेरिलिटी कॉज करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है हेम्पा एंड हेमेल आर इफेक्टिव मेल हाउस फ्लाई कीमोस्टेरिलेंट। ठीक है, हेम्पा और हेमेल ये जो है इफेक्टिव मेल स्टेरिलिटी कॉज करते हैं हाउस फ्लाई में। ठीक है, ये था केमिकल कंट्रोल। उसके बाद जो है जेनेटिक कंट्रोल। तो जेनेटिक कंट्रोल इसको ही बायोटेक्नोलॉजी मेथड भी कहते हैं पेस्ट कंट्रोल का। तो इसमें ये होता है कि वन ऑफ जेनेटिक मेथड ऑफ इंसेक्ट मैनेजमेंट इज यूज ऑफ स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक। जो स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक जो होता है उसका यूज़ करता है जेनेटिक कंट्रोल में। तो कंट्रोल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन अचीव्ड बाय रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टराइल मेल इंसेक्ट्स विच विल compete with नॉर्मल वंस एंड रिड्यूस द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन सब्सिक्वेंट जनरेशंस। ठीक है, तो जो स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक होती है इसमें क्या होता है कि पहले एक पर्टिकुलर इंसेक्ट जो होता है जिसको कंट्रोल करना होता है उसके एग्स को या फिर आप उसके जो इमैच्योर स्टेजेस होती है उसको रेडिएशन से इरेडिएशन से, जैसे गैमा रेज हो गया या फिर बीटा रेज जो होती है उससे इरेडिएशन देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो इंसेक्ट स्टराइल हो जाते हैं। स्टराइल होने की वजह से ऐसा होता है
अभी हमने लैब में वो इंसेक्ट्स को स्टराइल कर दिया। स्टराइल करने के बाद उन इंसेक्ट्स को हमने छोड़ दिया। जो एरिया है जहाँ पे उसका अटैक है वहाँ पे नॉर्मल वाले भी सेम इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं और ये स्टरिलाइज्ड भी होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें स्टरिलिटी आ जाती है। जो क्या बोलते हैं, तो होता यह है कि रिलीज़ कर देते हैं फील्ड में, तो वहाँ पे जो नॉर्मल वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं और स्टराइल वाले होते हैं वो भी होते हैं। तो जब इनका मेटिंग होता है, ठीक है, इनका मेटिंग जब होता है तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, मेटिंग होने के बाद जो फीमेल है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। तो ये जो होता है ये होता है जेनेटिक कंट्रोल, या फिर इसको ही बायोटेक्नोलॉजी मेथड कहते हैं पेस्ट कंट्रोल का। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक। किसने दिया था? तो इट वाज प्रपोज्ड बाय E.F. निपलिंग इन 1937 इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक वाज सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन कैटल, स्क्रूवर्म फ्लाई, कोक्लियोमाइला होमिनिवोरैक्स, अ सीरियस लाइवस्टॉक पेट इन कुराकाओ आइलैंड। तो स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक से ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि किसने दिया था, कब दिया था, कौन से इंसेक्ट में दिया था, और वो इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे IPM टॉपिक से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है पेस्ट पॉपुलेशन एट विच कंट्रोल मेजर्स हैज़ टू बी इनिशिएटेड। तो उसका आंसर है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पेस्ट सप्रेशन। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कल्चरल मेथड नहीं है पेस्ट कंट्रोल का? तो हैंड पिकिंग है जो है ये मैकेनिकल मेथड है, बाकी जो तीनों है वो कल्चरल मेथड्स हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है पेस्ट पॉपुलेशन दैट प्रोड्यूसेस इंक्रीमेंटल डैमेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज। इसका आंसर है इकोनॉमिक इंजरी लेवल या EIL। फोर्थ क्वेश्चन है स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक डेवलप्ड बाय E.F. निपलिंग एंड बुशलैंड was first used to eliminate। ठीक है, तो स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक जो है डेवलप की थी E.F. निपलिंग एंड बुशलैंड ने। ठीक है, तो इन्होंने जो डेवलप की थी वो सबसे पहले किस इंसेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए की थी? तो स्क्रूवर्म को की थी, स्क्रूवर्म फ्लाई। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ स्क्रूवर्म फ्लाई। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है यूज़ ऑफ लाइट ट्रैप्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो लाइट ट्रैप्स जो है ये कौन से मेथड में आता है? कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल या लीगल? तो मैकेनिकल में आता है। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि फिजिकल है या मैकेनिकल, तो ये मैकेनिकल कंट्रोल होता है। IPM रिलाइज हेविली ऑन। ठीक है, IPM जो है वो हेविली डिपेंड करता है ETL पे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IPM के टॉपिक से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।